Hello, my dear students. My name is Swati Bhosle. I am your chemistry matter chemistry educator. तो बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में मतलब बोल सकते हो कि आपकी जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है इसके लिए मैम नीट 2025 के लिए जो आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है नीट की वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो मैम केमिस्ट्री के लिए क्यों? देखो बच्चों अगर केमिस्ट्री के लिए आप एक बार स्ट्रैटेजी समझ लोगे तो आप फिजिक्स और बायो के लिए इजीली आप यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। ओके तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब तक अगर हम देखें तो हमारी जो नीट एग्जाम है उसके लिए लेकर के अप्रैल तक का जो समय है उसमें 7 मंथ्स बाकी है। ठीक है, बीच का जो समय है वो 7 महीने का है, ऐसे आप मानकर चल सकते हो। इसका मतलब 200 डेज अप्रोक्सीमेटली आप मानकर चल सकते हो। तो ये जो समय रहने वाला है ना बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं ना वो क्या करेंगे, जनवरी में ये स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे, फरवरी में स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे, चलो अब बेस्ट स्ट्रैटेजी करेंगे हम, अब प्लान करेंगे नहीं। तो दिस इज द राइट टाइम। अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो यस मेरा आंसर ये है कि आप अभी से भी अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप नीट में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ओके बच्चों, तो अच्छे मार्क्स स्कोर करना बहुत ही इजी होने वाला है। चलो तो अब हम देखते हैं जो ये 7 मंथ की स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। चलो हम डिस्कस करते हैं। नीट में जो सब्जेक्ट होते हैं वो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तीनों टॉपिक को तीनों सब्जेक्ट को आपको इक्वली इंपॉर्टेंस, अगर मैं कहूँ कि आपको बायो को थोड़ा सा क्या करना है ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, बायो को क्या करना है आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। क्यों क्यों भाई, बायो 360 मार्क्स का आता है हमारे पेपर में, तो बायो को ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी ऐसे नहीं कि आपको इग्नोर मान के चलना है, चलो चल रहा है तो चलो, ऐसे नहीं करना है। आपको तीनों को इक्वली क्या करना है, स्टडी के लिए टाइम देना है। ओके तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इन 3 ways we study about chemistry subject। हमें पता है कि 3 तरीके से 3 टाइप से हम केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अदर वन इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको तीनों को इन्हीं यहाँ पे ही तीनों को आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। देखो आप क्या मैम सारे टॉपिक्स हमें करने हैं केमिस्ट्री में, हमें अगर 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स लाने हैं। मैम अगर हमें आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं केमिस्ट्री में तो क्या हमें इन तीनों के सारे टॉपिक करने पड़ेंगे? मेरा आंसर है नहीं बेटा, इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से बार बार लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीट में, तो आपको उन्हीं टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, उन्हीं की आपको ज्यादा स्टडी करनी है। ओके तो मेरा आंसर ये रहेगा कि आपको उन्हीं की ज्यादा स्टडी करनी है। अभी देखो फिजिकल के कुछ टॉपिक्स है जो आपको इंपॉर्टेंट, आपको जो क्या करना है उनको ज्यादा वेटेज देना है। उसके बाद इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक होंगे और ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक होंगे। तो मैं पहले जनरली एक टाइम टेबल सेट करने को बोलती हूँ आपको। चलो आपको एक जो टाइम टेबल सेट करना है ना वो क्या रहेगा, अभी हमें पता है कि 24 आवर्स होते हैं हमारे पास, उसमें से समझो 7 घंटे की नींद हो गई, हमारी जो नींद है वो 7 आवर्स की हो गई। उसके बाद मैं कहूंगी कि आपको 12 घंटे का क्या करना है, 12 घंटे का आपको टारगेट रखना है कि हमें इतनी देर पढ़ाई करनी है। लेकिन क्या पढ़ाई करनी है मतलब नहीं ये टाइम सेट करके नहीं, आप नाइट का भी टाइम ले सकते हो, आप दिन का भी टाइम ले सकते हो, आप सुबह का टाइम ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू यूर कन्वीनियंस। आपको जैसा लगता है ना कि नहीं मुझे इस टाइम पे मेरी स्टडी होती है, मैं इस टाइम पे मेरा 100% दे सकता हूँ, मेरा 100% दे सकती हूँ, तो उसी टाइम आप वो ही टाइम आपको चूज करना है। ओके तो आपको क्या करना है, कम से कम ऐसे करना है कि हमें 12 आवर्स की स्टडी करनी है। तो देखो ये जो 7 महीने बचे हैं, 200 डेज बचे हैं, उनमें आपको टॉपिक्स तो कवर करने ही करने हैं। और इक्वली मैं आपको फिर ये 7 महीने का भी टाइम टेबल बताती हूँ। पहले मैं आपको दिन का जो है वो आपको 12 आवर्स करने हैं। अगर आप इतना डिसाइड करोगे ना बेटा तो आप 8 से 9 घंटे तक आवर्स की स्टडी तो कर ही पाओगे। ठीक है, अगर आपने ये डिसाइड, ये होता है ना ह्यूमन माइंडसेट की नहीं इतना डिसाइड किया तो उतने उससे, अगर डिसाइड ही ना करो तो कुछ भी ना कर पाओ, लेकिन डिसाइड करोगे तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे, ऐसा होता है। तो अगर 12 घंटे का स्टडी प्लान आपने डिसाइड किया है तो आप 8-9 घंटे तो पढ़ ही लोगे। अगर मैं 9 घंटे पकड़ के चलूँ तो 3 घंटा आप क्या दोगे,
पढ़ोगे फिजिक्स के लिए, 3 घंटा बायो के लिए और 3 घंटा केमिस्ट्री के लिए, ऐसा आप मान के चलोगे भी तो इन 3 घंटे में ये फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप 1-1 घंटा दे पाओगे। क्या कहा मैंने? 1-1 घंटा दे पाओगे आप इन तीनों के लिए, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ प्लानिंग कर सकते हो। तो अभी आपके पास समझो 7 मंथ्स है, तो 7 मंथ्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, पहले वो हम डिस्कस करते हैं। तो 7 मंथ्स में जो आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी बच्चे, देखना वो कैसी रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी। आपको सब पहले क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो देनी है आपको जो आपके वीडियो लेक्चर्स है। क्या कहा मैंने? वीडियो लेक्चर्स है, जिन जिन टॉपिक्स, जो जो टॉपिक्स आपको करना है वो टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से, ठीक है। लेक्चर्स कैसा वे रहेगा आपको इस 7 महीने में, जिस जिस टॉपिक, अगर आपने कोई भी टॉपिक लिया है, समझो आपने टॉपिक लिया है केमिकल बॉन्डिंग, आपने कौन सा टॉपिक लिया है बच्चे? केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक लिया है आपने, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड पहले तो आप सारे लेक्चर कंप्लीट करोगे, यही वे होता है ना करने का। तो पहले तो आप लेक्चर्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप उसकी शॉर्ट नोट्स बनाओगे। क्या बनाओगे? उसकी शॉर्ट नोट्स बनाओगे। देखो बेटा, मैं जब स्टडी करती थी, मैं जब पढ़ाई करती थी, शॉर्ट नोट्स बनाने का जो फायदा है ना, वो मतलब मैं बयां नहीं कर सकती। शॉर्ट नोट्स का बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। अभी देखो आपकी 7 मंथ्स बाद एग्जाम होगी और तब आप सोचोगे यार कि मतलब कि इतना बड़ा, इतनी मोटी आपकी जो नोट्स होगी, इतना बड़ा टॉपिक होगा, क्या आप वो पढ़ पाओगे? नो। तो अब इसलिए आपके पास क्या होनी चाहिए बच्चे? आपके पास शॉर्ट नोट्स होनी ही होनी चाहिए। इसको तो मैं अंडरलाइन करती हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो। अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने के बाद आपको जो जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स लग रहे हैं ना, उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लो। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है? यस, आपको तीसरा काम करना है PYQ। इस केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक से रिलेटेड समझो आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने, हर साल के देखने हैं, कम से कम मानो पिछले 5, 6 या 7 ईयर के आपको जो PYQ है वो सॉल्व करने, ज्यादा करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी नोट्स है या फिर आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, उसकी कोई नोट्स होगी और उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करनी है बच्चे? आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो आपका लास्ट काम रहेगा वो होगा टेस्ट। अगर आप किसी एक टॉपिक के लिए इतना सब कर पा रहे हो तो दिस इज द गुड फॉर यू, एंड आपको अच्छी रैंक लाने से, अच्छे मार्क्स लाने से केमिस्ट्री में फिर कोई नहीं रोक पाएगा। क्या कहा मैंने? पहले तो आप किसी भी इसके लेक्चर देखोगे, उसके बाद उसकी शॉर्ट नोट्स बनाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो भी होंगे, जितने भी आपको जो भी मिले, बस उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उस टॉपिक के रिलेटेड। उसके बाद आपको टेस्ट देनी है। टेस्ट देना इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी। ओके, आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसका मेन पार्ट होगा कि आप टेस्ट दे रहे हो। उसके बाद टेस्ट से आपको ये पता चलेगा, देखो जब आप टेस्ट दोगे ना तो क्या होगा, चलो बताती हूँ आपको कि आप जब टेस्ट दोगे ना, आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ओके, आप टेस्ट दे रहे हो। दिस कलर इज नॉट लुक गुड है, ओके। तो टेस्ट दे रहे हो ना, तो टेस्ट से आपकी जो भी मिस्टेक हो रही होंगी, फर्स्ट थिंग तो आपकी जो भी मिस्टेक हो रही होंगी वो आपको नोट डाउन करनी है, वो आपको नोट डाउन करनी है और उस मिस्टेक को दोबारा नहीं करना है, नॉट रिपीट दैट मिस्टेक। और वो मिस्टेक सुधार के आपको फिर आप मिस्टेक के लिए छोटी सी नोटबुक बना सकते हो, उस पर आप अपनी मिस्टेक लिखते रहना, और इससे आप वही मिस्टेक आप अपनी फाइनल एग्जाम में नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप सारे मिस्टेक कर लिए होंगे आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक टॉपिक की प्लानिंग बनानी है। पहले क्या हो गया, पहले तो लेक्चर्स हो गए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स हो गई, उसके बाद PYQ सॉल्व करोगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जितने भी मिलते हैं, और उसके बाद फाइनल टेस्ट दोगे, ठीक है। और एक बात की, टेस्ट में आपको कम मार्क्स आए तो डीमोटिवेट नहीं होना, इससे अच्छी तैयारी करके हम नेक्स्ट टेस्ट में उतरेंगे, ठीक है बेटा। चल, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो आपके टॉपिक रहने वाले हैं वो क्या। फर्स्ट तो आपको देखना बेटे, आपको तो मोल कॉन्सेप्ट करके ही जाना है, क्योंकि जब तक मोल कॉन्सेप्ट नहीं करोगे तो बाकी की चीजें कवर नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स हो गया, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ आपको एक बारी में, ओके। थर्मोडायनेमिक्स करके जाना है इसमें, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। उसके बाद आपका
उसके बाद आपका आता है थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रो, उसके बाद आप रेडॉक्स करके जाना, ठीक है, रेडॉक्स। उसके बाद हम इक्विलिब्रियम देखते हैं, जैसे कि इक्विलिब्रियम में जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा आयोनिक इक्विलिब्रियम। इससे भी ढेर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप करके जा सकते हो। तो इतने भी टॉपिक आपने फिजिकल में अच्छे से कर लिए ना, तो ये स्कोरिंग टॉपिक है एक तो, और आप अच्छे से कर भी लोगे इन्हें, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है आपकी? तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ऐसे ही आप तो पहले लेक्चर्स ही करोगे, लेकिन मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए लेक्चर से ज्यादा भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं कहूंगी कि आपको क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मस्ट एंड मोर इंपॉर्टेंट होगी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप, उसके बाद तो चलो गाइस, अब हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन से है बेटा, पहले हम वो देखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन से हैं? फर्स्ट है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे हर साल ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड एंथैल्पी हो गई, बॉन्ड लेंथ हो गया, इन सारी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड हमारा कौन सा हो जाएगा? देखो, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग ढंग से करनी है तो आपको क्या आना चाहिए? तो आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना चाहिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कह लो या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम का जो भी टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप थर्ड कह सकते हो कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है, पी ब्लॉक में जैसे कि 13 से लेकर के 18 तक का जो ग्रुप है वहां तक ही हम पी ब्लॉक अभी पढ़ते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। तो इतने टॉपिक भी आप अच्छे से करके जाओगे, ये तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आए कैसा भी तो आप कर सकते हो सॉल्व। सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक में रट्टा मार सिस्टम है, ये सभी कहते हैं। देखो, रट्टा मार वगैरह कुछ है नहीं ऐसा, आप ध्यान से करोगे तो बहुत कॉन्सेप्चुअल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अगर अच्छे से ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी, अगर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो इनऑर्गेनिक के लिए अच्छा है और फिजिकल के लिए भी बहुत अच्छा है। तो कि कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए देखो, अगर आप क्वेश्चन से जाओगे तो वो अच्छा रहेगा। उसके बाद है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हैलोजन फैमिली। हैलोजन डेरिवेटिव्स नाम का टॉपिक है वो वाला। उसके बाद हमारा हो जाएगा अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर्स, अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स नाम का जो टॉपिक है वो वाला। उसके बाद हमारा है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स नाम का जो टॉपिक है वो, ठीक है, अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स, ठीक है। तो इतने भी टॉपिक। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन, इतने टॉपिक अब अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो ऑर्गेनिक के लिए बहुत मस्ट है, अच्छा है। देखो, इनऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक में क्या होता है, आपको रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ना वो पता होना चाहिए। रिएक्शन, ठीक है, आप मैकेनिज्म याद करो, लेकिन आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है किसी भी रिएक्शन का, आपको वो मतलब, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसका ये प्रोडक्ट आता है। तो प्रोडक्ट के थ्रू भी आप जब आंसर निकालोगे तो वो आपको पता चल जाएगा। ये आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से कर पाओगे। किससे कर पाओगे? क्वेश्चन की प्रैक्टिस से क्या कर पाओगे, आपका जो ये प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, जैसे कि मैंने आपको वे बताया है कि पहले आपको लेक्चर्स करने हैं, लेक्चर्स करने के बाद आपको उस लेक्चर्स की नोट्स निकालनी है,
उसके बाद आपको उस पर शॉर्ट नोट्स तैयार करनी है, शॉर्ट नोट्स तैयार करनी है। उसके बाद आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं। और उसके बाद आपका जो काम होगा, जितने भी क्वेश्चंस मिले आपको, कहीं से भी मिले, उसकी क्या करनी है बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप इतना करोगे हर एक टॉपिक के लिए, इनऑर्गेनिक का हो, ऑर्गेनिक का हो, फिजिकल का हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। देखो बेटा, हार नहीं मानी, अभी भी हमारे पास 200 डेज है, हमारे पास अभी भी क्या है, 200 डेज है, 7 मंथ्स है हमारे पास, क्या है, 7 मंथ्स है। तो अभी भी आप सारी चीजें अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। फिर सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि यस we can do it। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर स्टडी। मैंने जो भी स्ट्रैटेजी बताई फॉलो करना। मैंने जो आपको स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया है, आपको क्या करना है, आपको टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। सुबह का आपको अच्छा लगता हो, दोपहर का अच्छा लगता हो, या फिर नाइट का आपको शांत, मतलब एकदम से ठीक ठाक समय जो लगे वहां उसी टाइम पे पढ़ो, मन से पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और खुद को मोटिवेटेड रखो। जितना ज्यादा मोटिवेट रहोगे उतना ज्यादा स्टडी पे फोकस कर पाओगे बच्चे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल लेक्चर, केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे लेक्चर आपको इस चैनल पे मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।